प्यारे बच्चों, जोहार। अर्थशास्त्र का एग्जाम अभी होना बाकी है। अर्थशास्त्र पीजीटी के शिक्षकों द्वारा ऑफिशियली तैयार किया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आपका है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। ये सभी हैं, इसीलिए आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी। तो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने दी थी अपनी किताब राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज में। और यही यदि यहाँ रहता कि भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी तो मार्शल हो जाता, चयन संबंधी परिभाषा किसने दी तो रॉबिन्स हो जाता, और कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी तो पीगू हो जाता। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है धन संबंधी, तो एडम स्मिथ आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो माइक्रो शब्द का प्रयोग रैगनर फ्रिश ने किया था और इन्होंने ही व्यष्टि और समष्टि दो भाग में अर्थशास्त्र को बांटा था। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो आर्थिक क्रिया का उत्पादन, उपभोग, विनिमय तीनों प्रकार है, इसलिए डी होगा उपर्युक्त सभी। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो हम लोग उसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, जो इस तरह का रहता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो एक बच्ची ने यह भी प्रश्न किया था कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये बाएं से दाएं गिरती है। देखिए ये बायां, ये इधर हो गया बायां, बायां से दायां की ओर गिरती है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं। अवसर लागत मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है। तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या। ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। तो रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था। चुनाव संबंधी परिभाषा उनके किताब लिखे थे उन्होंने, ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नौवा है निम्न में कौन उत्पादन के साधन है। तो भूमि, पूंजी, श्रम सभी साधन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। देखिए मिश्रित, मिश्रित मतलब है कि निजी क्षेत्र भी रहेगा और पूंजीवादी क्षेत्र, पूंजीवादी क्षेत्र भी रहेगा और आपका सरकारी क्षेत्र, दोनों मिलकर काम करता है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो निर्णय है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार व्यक्तिगत इकाई होती है, इसलिए इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है कहते हैं, तो उसको हम लोग उपयोगिता कहते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा को पहनने से हमको क्या मिलता है तो उपयोगिता मिलता है। पेन से लिखने से क्या मिलता है तो उससे उपयोगिता मिलता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। ये क्वेश्चन बहुत जगह आ रहा है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जब आपका कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये है आपका सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता इसको यहाँ काट देती है, अच को काटती है, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाती है। निम्न में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं और सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है ये गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का यह फॉर्मूला है, सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा टी यू बट्टा डेल्टा क्यू। यहाँ डेल्टा छूट गया है, इसको ध्यान देना है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। तो उपयोगिता की तीनों ही मुख्य विशेषताएं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्रमवाचक मतलब जिसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड उपयोगिता को गिनने में काम लाते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया। तो हिग्स एवं एलन के द्वारा दिया गया है। और यही यदि रहता है यहाँ क्वेश्चन उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, तब वहाँ मार्शल हो जाता है। तो गणनावाचक मार्शल ने दिया, क्रमवाचक सिद्धांत हिग्स एवं एलन ने दिया।
किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कुल उपयोगिता, मतलब टीयू। टीयू बराबर फॉर्मूला आता है सिग्मा एम यू। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। अधिमान वक्र होता है तो अधिमान वक्र मतलब होता है उदासीन वक्र। ये क्या है? उदासीन वक्र, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ये मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उठा हुआ होता है, मतलब मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण है सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो होती है वो घटती हुई होती है। घटती हुई कहने मतलब है कि यहाँ से ऐसे आ गए, यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ सटेगा, ठीक है। अब देखिए ये दूरी ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पर ये दूरी देख रही है कम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर जब हम लोग ए बिंदु से यहाँ पर बी बिंदु की ओर आते हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर पहले की तुलना में क्या हो जाती है? घट जाती है, इसीलिए ए हो जाएगा। अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि, यदि कब होगा? तो जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर रहेगी, मतलब ये घटेगी नहीं, तब वो सीधी रेखा हो जाएगी। बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? तो बजट रेखा की ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस पी वाई बट्टा पी एक्स। ये फॉर्मूला है इसका, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ऋणात्मक होती है। बजट रेखा की ढाल होगी तो यहाँ देखिए आ गया फॉर्मूला, माइनस पी एक्स बट्टा पी वाई। बजट रेखा का समीकरण होता है, तो बजट रेखा का ये समीकरण है, इसमें जो आपका m है वो पैसा को बताएगा, मतलब मुद्रा को बताएगा। P1 जो है वो x वस्तु का मूल्य को बताएगा, x जो है x1 मतलब x वस्तु को बताएगा। जैसे मान लीजिए आम है एक वस्तु, x2 जो है मान लीजिए इमली है, मतलब दूसरी वस्तु, तो P2 जो है वो दूसरी वस्तु का मूल्य को बताएगा। बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब, तो जब विवर्तित कब हो जाएगी? तो जब भी बायां ओर विवर्तित हो, बायां ओर मतलब इधर, तो इसका मतलब है कि कमी हो रही है उस चीज में। अगर दायां ओर विवर्तित होगी तो जानना है उस चीज में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ बोल रहा है बाईं ओर विवर्तित होगी, तो कब होगी कमी? तो जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगी। अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां जहां पर क्या होगा? एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स बट्टा पी वाई होगा, और अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। मतलब दोनों स्थिति जब होगा तो उपभोक्ता संतुलन होगा। इसको हम लोग ग्राफ से इस तरह देख सकते हैं, ये आपका बजट रेखा, और ये इसको यहाँ पर टच करते हुए जाएगा, यहाँ टच करेगा तो यहाँ पर क्या होता है? एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स बटा पी वाई हो जाता है, और ये मूल बिंदु की ओर उठा हुआ वक्र रहता है। तो दोनों स्थिति में उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग है, ए 5 आम 2 केला और बी में 5 आम 3 केला। उपभोक्ता दोनों संयोग के बीच तटस्थ होगा। यह कथन क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 आम है, यहाँ 5 आम है, फिर 2 केला है, यहाँ 3 केला है, तो दोनों के बीच तटस्थ क्या होगा? नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन है? तो कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता रुचि, तीनों के कारण होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र D बराबर 10-5P है तो वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो वस्तु की मांग क्या होगी? तो यहाँ बोला कीमत 1 रुपया प्रति इकाई, मतलब D बराबर आपका 10-5, और P कितना है? P मतलब हो गया कीमत, तो कितना है? 1 रुपया बराबर है, तो 10-5, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 को 1 से गुना करें तो 5 हो गया ना, तो 10-5 करें तो 5 आ जाएगा, तो 5 हो गया आपका। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? तो चाय की मांग बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी और चाय क्या है? प्रतिस्थापक वस्तु है। अगर कॉफी का मूल्य बढ़ जाएगा तो कॉफी आदमी पीना छोड़कर चाय की ओर प्रतिस्थापित कर जाएगा, तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है, तो इसको हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहेंगे या प्रतिस्थापक वस्तु कहेंगे, दोनों एक ही नाम है। स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है, स्थानापन्न यहाँ लिखाएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो चाय तथा कॉफी स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है। पूरक वस्तु के उदाहरण है, पूरक वस्तु किसको कहते हैं? कि एक के बिना दूसरा का काम नहीं चले। जैसे
गाड़ी खरीद लिया, अब उसमें पेट्रोल नहीं डालिएगा तो गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाइएगा, तो उसको हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। तो कौन कौन है आपका, तो यहाँ हो जाएगा कलम और स्याही, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ कलम और स्याही हो जाएगा आपका पूरक वस्तु का उदाहरण है। मांग में संकुचन होगा जब, तो मांग में संकुचन कब होगा, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब। मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या होता है, तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन जब होता है, मतलब डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी। तो इसका मतलब है ये हो गया कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से ऐसे मांग की लोच जो है 3 है। ऐसे तो होना चाहिए आपका 5 प्रकार का मांग का लोच होता है, 5 आपका करेक्ट है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार के होते हैं। कैसे हैं जानेंगे हम लोग, तो ये रेखा होगी यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर पहला प्रकार, यहाँ पर होता है मांग की लोच इकाई से अधिक, यहाँ पर होता है मांग की लोच मांग की लोच आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव लिखाएगा, यहाँ मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगा और यहाँ मांग की लोच हो जाएगा 0। तो कितना प्रकार होगा, 1 2 3 4 5, तो आपका 5 प्रकार हो जाएगा। यदि मांग वक्र कीमत अक्ष y अक्ष के समानांतर तो मांग की लोच होगी। तो यहाँ पर ये है आपका y अक्ष और ये है आपका x अक्ष, इसके यदि यदि समांतर होगी मांग वक्र तो ये क्या हो जाएगी, मांग की लोच जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 होगा आपका। उसके बाद यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% की कमी होगी तो मांग की लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कीमत, तो नीचे 5 लिखेंगे और मांग मात्रा में कितना 12%। इस तरह का साइंस में क्वेश्चन पूछा था बच्चों, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये साइंस में इस तरह का क्वेश्चन आया था और अधिकतर बच्चा का हम देखे थे, हम गार्डिंग में थे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत ही बनाते, 5 ऊपर लिख दे रहे थे और 12 नीचे लिख दे रहे थे। तो इसको इसमें भागा लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 2.4। एक वस्तु का मांग फलन D बराबर 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच होगी, तो मांग की लोच जो होगी वो इकाई के बराबर होगी। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच क्या होती है, तो आवश्यक वस्तु की मांग की लोच जो होती है वो 0 होती है। लोच मतलब होता है परिवर्तन की दर, ठीक है, और आवश्यक वस्तु जो मेरे लिए बहुत जरूरी है तो उसमें उसका दाम कुछ भी रहे उसमें मेरा मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसमें मांग की लोच क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। रेखा चित्र में मांग की लोच है, तो इस रेखा चित्र में मांग की लोच को दिखाना है, तो ये क्या है, इसको हम लोग इस तरह रेखा खींच लिया, अभी इस तरह खींच के देखना है। तो देखिए जितना इसका दूरी मतलब जितना मूल में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन हो, तो इसको हम लोग इकाई लोचदार मांग कहते हैं, मतलब मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर होती है। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग उत्पादन कहेंगे। फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है, तो आगम कहलाती है, मतलब आय कहलाती है। आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। आगत और निर्गत, आगत मतलब हो गया जैसे आलू का उत्पादन किए, निर्गत निर्गत मतलब हो गया आलू का उत्पादन किए, और आगत आलू का उत्पादन करने में जो हम साधन का प्रयोग किए वो आगत आपका कहलाएगा, और जो आलू का उत्पादन होगा वो निर्गत कहलाएगा। तो आगत और निर्गत के फलनात्मक संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ है उत्पादन फलन Q बराबर फंक्शन ऑफ L के में Q क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो Q जो है उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये उत्पादन को प्रदर्शित कर रहा है। उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों के किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाएगा, तो उत्पादक का यहाँ पूछ रहा है इसलिए सम उत्पाद वक्र कहलाएगा। इसको हम लोग सम उत्पाद वक्र और उदासीन वक्र एक ही जैसा होता है, बस उसको हम लोग उदासीन वक्र कहते हैं, इसको हम लोग सम उत्पाद वक्र कहते हैं, आइसोकॉन्ट कर्व, IQ इसको हम लोग लिखते हैं। दो समुत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है, तो उत्पादन के स्तर में अंतर को व्यक्त करती है। जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते उसे कहा जाता है, तो उसको हम लोग दीर्घकाल कहते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन बदल जाते हैं। उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है,
तो ये आपका अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल में क्या होता है, केवल हम परिवर्तनशील साधन को ही बदल सकते हैं, इसलिए उसमें अंतर करना पड़ता है कौन स्थिर साधन है और कौन परिवर्तनशील साधन है। तो यहाँ स्थिर आगत और परिवर्तनशील आगत है, या आगत को हम साधन भी बोल सकते हैं। तो ये अल्पकाल में विभाजन होता है। ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध से है, किससे है, तो अल्पकाल से है। एक परवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है, तो परवर्ती अनुपात नियम के कारण होता है, मतलब इस तरह होता है। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है, तो जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, मतलब ये आपका कुल उत्पादन, ये है आपका औसत उत्पादन, और ये है आपका ऐसे गिरेगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा दोनों। तो जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन उसके बराबर हो जाता है। उत्पादन के जिस स्तर पर परवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन शून्य होता है, उस स्तर पर कुल उत्पादन क्या होता है, तो अधिकतम होता है। किसी परवर्ती साधन L का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो Q/L। परवर्ती साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो सीमांत उत्पादन कहा जाता है। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किससे होता है, तो दीर्घकाल से होता है। पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को बताता है, और परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जिसको हम लोग विविध अनुपात का नियम भी कहते हैं, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन को बताता है। तो यहाँ पर आपका दीर्घकाल हो गया। जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल कहेंगे। जैसे सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि से जो उत्पादन में क्या होगा, उससे कम अनुपात में वृद्धि होगा, तो ह्रासमान हो जाएगा। किसी वस्तु को उत्पादन के आगतों में किए गए खर्च को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग लागत कहते हैं। मतलब आलू का उत्पादन करने में हमको जो साधन लगेगा, तो वो साधन का प्रयोग करने में हमको पैसा जो देंगे हम, वो लागत उसका कहलाएगा। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलय होता है, तो औसत स्थिर लागत जो होता है वो अति परवलय वक्र होता है। मतलब अति परवलय वक्र कुछ इस तरह का होता है। औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होती है, तो यहाँ हो जाएगा औसत लागत घट रही हो। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, क्योंकि अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन स्थिर लागत और तथा औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है, और परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने दोनों के कारण होता है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो होता है ए आर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ये चित्र है, और ये एक्स अक्ष है, इसके बराबर क्या होता है, ए आर और एम आर दोनों होता है, मूल्य भी होता है। किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर बराबर होते हैं। फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है, तो यहाँ हो जाएगा एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, और जहाँ एम सी वक्र एम आर रेखा को नीचे से काटे दोनों सही है, तो इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, तो एम आर बराबर एम सी या एम सी बराबर एम आर बोलिए, ये फर्म की प्रथम शर्त है, मतलब इसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं। और दूसरी शर्त है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, वो फर्म की दूसरी शर्त है, जिसको हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। 47 है, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर बराबर टी सी होता है। मतलब ये इस तरह का जहाँ होगा, यहाँ पर सम विच्छेद बिंदु कहलाता है, जहाँ टी आर टी सी क्या होता है, बराबर हो जाता है। पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है, तो कीमत से जुड़ी होती है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं, तो सभी हैं। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की उत्पादन साधनों की कीमत, सभी है। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन दर्शाता है, तो एस बराबर फंक्शन ऑफ पी दर्शाता है। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या कहलाता है, तो पूर्ति का नियम कहलाता है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जेबी से का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा।
जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कौन सा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे लोचदार। जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होती तो पूर्ति की लोच क्या होगी, तो इकाई से अधिक हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या कहलाएगी, तो बेलोजदार कहलाएगी। निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये पूर्णतया लोचदार को प्रदर्शित करता है। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, क्योंकि पूर्ति इसलिए की हुई, यहाँ एस दिया हुआ, एस मतलब सप्लाई। निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये पूर्णतया बेलोजदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में स्वीकारक होती है। यदि एक फर्म का मांग वक्र सरल रेखा हो तो फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकती है। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है, तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन नहीं होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो AR तथा MR दोनों स्थिर रहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन विशेषता है, तो क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तु की समरूप इकाइयां और बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, ये सभी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो मांग द्वारा और पूर्ति द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, इसलिए सी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। बाजार मूल्य पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका हो जाएगा अल्पकालीन बाजार में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन है, तो संतुलन कीमत किससे निर्धारित होती है, मांग और पूर्ति से होती है, इसीलिए आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था, तो समय तत्व का विचार जो है आपका मार्शल ने प्रस्तुत किया था। संतुलन की स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा बराबर होती है, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है और ना ही फर्म ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं, मतलब ये संतुलन की स्थिति होती है, इसलिए डी हो जाएगा। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यदि फर्म बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत सदैव होगी क्या, तो फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अधिपूर्ति होगी, मतलब अधिक पूर्ति होने लगेगी। पूर्ति वक्र अपरिवर्तित रहने पर जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है तो फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, तो संतुलन कीमत क्या हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी। अपूर्ण प्रतियोगिता को चैमबरलिन ने दिया था, तो इसके अनुसार क्या होगा, तो सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र से अधिक तेजी से गिरता है। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण सत्र क्या होती है, तो बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति में भिन्नता और मांग की लोच में भिन्नता तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो बिक्री अधिक हो जाता है। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है, तो ये आपका औसत आगम वक्र होता है। प्रतिस्पर्धा रहित मतलब इसको हम लोग एकाधिकार भी कह सकते हैं। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होती है, वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद मतलब होता है हजारीबाग का बाजार में कुछ और दाम रख दिए हैं, रामगढ़ का बाजार में कुछ और दाम रख दिए हैं, तो ये वस्तु विभेद कहलाता है। एकाधिकार की विशेषता क्या है, तो एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है, तो वस्तु विभेद। एकाधिकार की निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है, तो विक्रय लागत नहीं है। निकट प्रतिस्थापन वस्तु किस बाजार में पाई जाती है, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाई जाती है। देखिए एकाधिकार अलग चीज है, एकाधिकारी अलग चीज है, दोनों को याद रखिएगा। स्पेलिंग इसका देखिएगा, एकाधिकार में मोनोपोली लिखा रहेगा, एकाधिकारी में मोनोपोलिस्टिक लिखा रहेगा, ठीक है। तो निकट प्रतिस्थापन वस्तु किस बाजार में पाई जाती है, तो यहाँ हो जाएगा एकाधिकारी, जबकि एकाधिकार में नहीं पाया जाता है।
क्योंकि बेचने वाला वो एकलौता होता है। फिर है, जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, बेचने वाला एक ही रहेगा तो उसको हम लोग एकाधिकार कहेंगे, ना कि एकाधिकारी कहेंगे। तो ये आपका ये हो जाएगा एकाधिकार। दीर्घकाल तथा एकाधिकारी का लाभ रहता है, तो दीर्घकाल में एकाधिकारी का लाभ धनात्मक रहता है। वस्तु बाजार में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा निम्न में से किस कारण से उत्पन्न होती है? तो सजातीय वस्तु के कारण। तो बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। एकाधिकारी फर्म के लिए बाजार मांग वक्र क्या कहलाती है? तो औसत आगम वक्र कहलाती है। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत कठोरता की विशेषता पाई जाती है? तो अल्पाधिकार में। किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो एकाधिकार में। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।